नमस्ते, द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 72 ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा पर। तो आज का हमारा फोकस रहेगा संविधान के पार्ट 17 पर, खास तौर से आर्टिकल्स 343 से 351 तक। जी। अब इसमें मोटे तौर पर 4 हिस्से हैं: संघ की भाषा, राज्यों की भाषाएं, जुडिशरी और लॉज की भाषा और कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स। हाँ, ये 4 मुख्य भाग हैं। आज की चर्चा में हम पहले 3 हिस्सों की गहराई में उतरेंगे। देखते हैं संविधान निर्माताओं ने इस बेहद सेंसिटिव मुद्दे को कैसे नेविगेट किया और वक्त के साथ ये व्यवस्था कैसे इवॉल्व हुई है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रावधान कैसे बने और कैसे लागू हुए। चलिए इसको परत दर परत खोल कर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज की। आर्टिकल 343 साफ कहता है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प पेंच है। अंकों न्यूमरल्स के लिए देवनागरी वाले अंक जैसे 1, 2, 3 इस्तेमाल नहीं होंगे। हाँ, ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। इस्तेमाल होंगे भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, यानी 1, 2, 3 वाला फॉर्मेट जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में पर अंक इंटरनेशनल। इसके पीछे क्या सोच रही होंगे? हाँ, ये पहली नज़र में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन ये असल में एक बेहद प्रैक्टिकल फैसला था। अच्छा, कैसे? सोचिए 1947-50 का भारत। प्रशासन में, रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, बैंकिंग में, बिजनेस में, हर जगह इंटरनेशनल न्यूमरल्स का इस्तेमाल जम चुका था। हाँ, ये तो है। सारे फॉर्म्स, रिकॉर्ड्स। बिल्कुल, सारे फॉर्म्स, सारे रिकॉर्ड्स, करेंसी नोट्स तक पर यही अंक थे। ऐसे में अचानक से देवनागरी अंकों पर स्विच करना मतलब पूरे सिस्टम को डिसरप्ट करना होता है। हाँ, रोजमर्रा के काम में तो भारी गड़बड़ी हो जाती है। जाहिर है, संविधान निर्माता सिर्फ आदर्शवादी नहीं थे, वो जमीनी हकीकत को भी समझ रहे थे। स्मूथ ट्रांजिशन और कॉन्टिन्यूटी के लिए ये जरूरी था। ये दिखाता है कि वो कितने प्रैग्मेटिक थे। सही बात है। मतलब प्रैक्टिकलिटी को सिंबलिज्म पर तरजीह दी गई। और फिर इसी प्रैक्टिकलिटी की एक और मिसाल है अंग्रेजी का इस्तेमाल। हाँ, वो 15 साल वाली बात। हाँ, संविधान ने कहा कि लागू होने 1950 से 15 साल तक यानी 1965 तक अंग्रेजी उन सभी सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल होती रहेगी जिनके लिए वो पहले से हो रही थी। ये 15 साल का बफर पीरियड क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि अधिकारियों को हिंदी सीखने का वक्त मिल जाए, या इसके पीछे और भी गहरे कारण थे? देखिए, इसके पीछे कई परतें थीं। पहला तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी का मामला था। अंग्रेजी में काम करने का एक पूरा ढांचा, फाइलों का सिस्टम, लीगल ड्राफ्टिंग, अफसरों की ट्रेनिंग, सब कुछ सेट था। हाँ, उसे रातों रात बदलना तो मुमकिन नहीं था। जैसे आप किसी चलते हुए जहाज का इंजन बीच समंदर में नहीं बदल सकते। बिल्कुल सही कहा। और दूसरा, और ये शायद सबसे अहम था, भारत की भाषाई विविधता। दक्षिण भारत और कई गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का चलन न के बराबर था। अगर तुरंत हिंदी थोप दी जाती तो उन क्षेत्रों के लोगों को सरकारी नौकरियों, परीक्षाओं और प्रशासन में भारी डिसएडवांटेज होता। ये फेयरनेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी के खिलाफ जाता। सही बात है। उन्हें हिंदी सीखने या अपनाने के लिए वक्त देना जरूरी था। बिल्कुल। तीसरा, खुद हिंदी को भी एक आधुनिक प्रशासनिक, वैज्ञानिक और कानूनी भाषा के रूप में विकसित होने के लिए समय चाहिए था। अच्छा, मतलब हिंदी की शब्दावली वगैरह तैयार करनी थी। जी हाँ, उसकी शब्दावली तैयार करनी थी, उसे कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस के लिए लैस करना था। तो ये 15 साल एक तरह से सबको साथ लेकर चलने, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और किसी भी भाषा समूह को एलिनेटेड महसूस ना कराने की कोशिश थी। मतलब ये सिर्फ एक भाषा से दूसरी भाषा में शिफ्ट करने का मामला नहीं था, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक हिस्सा था जिसमें संतुलन और सबको साथ लेने पर जोर था। बिल्कुल। और संविधान ने ये भी कह दिया कि 15 साल बाद भी अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर कुछ खास कामों के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रख सकती है। हाँ, दरवाजा खुला रखा गया था। यानी भविष्य के लिए दरवाजा खुला रखा गया था, कोई हार्ड स्टॉप नहीं था। इसी पूरी प्रक्रिया को गाइड करने के लिए संविधान ने एक मैकेनिज्म भी बनाया। हाँ, वो कमीशन और कमेटी वाली बात। हाँ, व्यवस्था दी कि 5 साल बाद 1955 और फिर 10 साल बाद 1960 राष्ट्रपति एक आयोग, कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। जी। इस आयोग का काम होगा हिंदी के बढ़ते इस्तेमाल, अंग्रेजी के इस्तेमाल पर पाबंदियों, संघ के कामकाज में हिंदी को कैसे प्रमोट किया जाए, अंकों के रूप वगैरह पर सिफारिशें देना। और इसमें सभी भाषाओं के प्रतिनिधि होने थे।
हाँ, ये जरूरी था कि इस आयोग में 8वीं अनुसूची में शामिल अलग-अलग भाषाओं के प्रतिनिधि हों, ताकि ये सिर्फ हिंदी वालों की कमेटी ना बन जाए, सबकी आवाज सुनी जाए। सही। और इन सिफारिशों पर आंख बंद करके अमल नहीं करना था। उन्हें जांचने के लिए एक संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की भी बात थी। हाँ, 30 सदस्यों वाली, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। बिल्कुल। ये समिति आयोग की सिफारिशों को एग्जामिन करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी। एक तरह का डबल चेक सिस्टम था। जी, काफी सोच समझ कर बनाया गया था ये सिस्टम। तो योजना के मुताबिक 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग बना भी, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दे दी। हाँ, खैर कमीशन। फिर 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति बनी, जिसने रिपोर्ट को जांचा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। 1960 में, यानी 10 साल बाद, दूसरा आयोग नहीं बनाया गया, जैसा कि संविधान में सोचा गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्या सरकार ने इरादा बदल दिया? देखिए, 1950s के आखिर और 1960s की शुरुआत तक भाषा का मुद्दा बेहद संवेदनशील और विस्फोटक हो चुका था। अच्छा। हाँ, खैर कमीशन की कुछ सिफारिशें, जैसे हिंदी को प्रमुख भाषा बनाने की गति तेज करना, इनको लेकर खासकर दक्षिण भारत में जबरदस्त चिंताएं और विरोध प्रदर्शन हुए। एंटी हिंदी एजिटेशंस तेज हो गए थे। ओहो, मतलब विरोध काफी बढ़ गया था। बहुत ज्यादा। लोगों को डर था कि अंग्रेजी हटने से उनके अवसर छिन जाएंगे और हिंदी उन पर थोप दी जाएगी। ऐसे तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में सरकार ने शायद ये महसूस किया कि 1960 में दूसरा आयोग बनाना आग में घी डालने जैसा होगा। समझ गया। इसलिए राजनीतिक प्रूडेंस दिखाते हुए उस प्रावधान को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे संवैधानिक इरादे जमीनी हकीकत और राजनीतिक मजबूरियों से टकराते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एक रोड मैप देता है, पर रास्ता समाज और राजनीति मिलकर तय करते हैं। बिल्कुल। समझ गया। मतलब हालात ने संविधान के शाब्दिक पालन को रोक दिया। फिर इस माहौल का नतीजा था 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून ने क्या किया? इसने कहा कि 1965 की डेडलाइन के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल संघ के सभी सरकारी कामों और संसद के कामकाज के लिए जारी रहेगा। हाँ, और वो भी इनडेफिनेटली। एग्जैक्टली। इसने अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। कोई नई डेडलाइन नहीं बताई गई। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था। संविधान की जो मूल भावना थी कि 15 साल में अंग्रेजी फेज आउट हो जाएगी और हिंदी एकमात्र राजभाषा बन जाएगी, वो सोच बदल गई। हाँ, प्रैक्टिकलिटी और पॉलिटिकल कंसेंसस ने रास्ता बदल दिया। सही। अब भारत संघ के स्तर पर बाइलिंगुअलिज्म यानी द्विभाषा नीति की ओर बढ़ गया। अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में स्थापित हो गई। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1967 में इस एक्ट में एक महत्वपूर्ण संशोधन, अमेंडमेंट हुआ। हाँ, 1967 का अमेंडमेंट। इसने कुछ खास तरह के दस्तावेजों और कम्युनिकेशन के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल अनिवार्य, कंपलसरी कर दिया। ये कौन से मामले थे? हाँ, ये लिस्ट काफी लंबी है और अहम भी। इसमें शामिल थे केंद्र सरकार के संकल्प, रेजोल्यूशंस, सामान्य आदेश, जनरल ऑर्डर्स, नियम, रूल्स, अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स वगैरह भी। हाँ, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रेस कम्युनिकेस, संसद के किसी भी सदन में रखे जाने वाले आधिकारिक कागजात और कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स। हाँ, केंद्र सरकार या उसके मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या उसके स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम या कंपनी जैसे PSUs द्वारा जारी किए गए अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स और करार, अग्रीमेंट्स, और इनके द्वारा जारी किए गए लाइसेंस, परमिट, नोटिस और टेंडर फॉर्म। बाप रे। इन सब में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का होना जरूरी कर दिया गया। बाप रे, ये तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। मतलब लगभग हर वो चीज जो देशव्यापी असर रखती है या जिसमें कानूनी इम्प्लिकेशंस हैं। इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकल टर्म्स में? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी सिर्फ एक विकल्प नहीं रही, बल्कि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक जरूरत बन गई। हाँ, वरना काम कैसे चलता? सोचिए, अगर केंद्र सरकार कोई बड़ा पॉलिसी रेजोल्यूशन या कोई PSU एक बड़ा इंटरनेशनल टेंडर सिर्फ हिंदी में निकाल दे, तो देश के आधे से ज्यादा उद्योगपति, कंपनियां और नागरिक उसे समझ ही नहीं पाएंगे या गलत समझ लेंगे। हाँ, केओस हो जाता, बिल्कुल लॉ सूट्स होते, काम ठप पड़ जाता। एग्जैक्टली। तो ये संशोधन असल में नेशनल इंटीग्रेशन,
एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और लीगल क्लैरिटी सुनिश्चित करने के लिए था। ये पक्का करता है कि जानकारी सब तक पहुंचे और कोई भी भाषा के आधार पर डिसएडवांटेज में ना रहे। तो जो डर था कि अंग्रेजी चली जाएगी, इस संशोधन ने उसे काफी हद तक कम कर दिया और अंग्रेजी की भूमिका को सॉलिडिफाई कर दिया। बिल्कुल सही। तो ये थी संघ की भाषा की कहानी, एक निरंतर चलने वाला संतुलन साधने का प्रयास। अब जरा राज्यों की तरफ देखते हैं। हाँ, राज्यों की स्थिति थोड़ी अलग है। संविधान राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है? क्या यहाँ भी केंद्र की तरह कोई एक भाषा तय की गई है? नहीं, यहाँ संविधान का अप्रोच बिल्कुल अलग और फ्लेक्सिबल है। संविधान राज्यों पर कोई भाषा थोपता नहीं है। अच्छा। आर्टिकल 345 कहता है कि राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, कानून बनाकर उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली एक या एक से ज्यादा भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं सरकारी कामों के लिए राजभाषा के तौर पर अपना सकता है। मतलब चुनाव राज्य का अपना होगा। हाँ, जब तक राज्य ऐसा कानून नहीं बनाता तब तक अंग्रेजी ही राजभाषा के तौर पर जारी रहेगी, जैसा कि संविधान लागू होने से पहले था। अच्छा, तो पूरी छूट राज्यों को दे दी गई और हम देखते भी हैं कि ज्यादातर राज्यों ने इसी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने यहाँ की प्रमुख क्षेत्रीय भाषा को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है। बिल्कुल। तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी। लिस्ट लंबी है और दिलचस्प बात यह है कि जरूरी नहीं कि ये भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल ही हो। हाँ, ये जरूरी नहीं है। राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी भाषा चुन सकता है। ये तो लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म का एक शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। केंद्र ने भाषा के मामले में राज्यों की ऑटोनॉमी का सम्मान किया है। इससे न सिर्फ राज्यों की अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान, रीजनल आइडेंटिटी मजबूत होती है, बल्कि प्रशासन भी आम लोगों की भाषा में चल पाता है, जो गुड गवर्नेंस के लिए बेहद जरूरी है। सही बात है। सोचिए, अगर पूरे देश पर, हर राज्य पर एक ही भाषा थोप दी जाती तो कितना ज्यादा विरोध होता, कितनी प्रशासनिक दिक्कतें आती। लोगों को लगता कि उनकी पहचान छीनी जा रही है। हाँ, ये व्यवस्था भारत की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करती है। बिल्कुल। ये तो हुई राज्य के अंदर की बात, लेकिन राज्यों का आपस में या राज्यों का केंद्र के साथ कम्युनिकेशन कैसे होगा? मान लीजिए केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार को कुछ कहना है या उत्तर प्रदेश सरकार को केरल सरकार से बात करनी है, यहाँ कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी? संविधान आर्टिकल 346 कहता है कि उस समय जो संघ की राजभाषा होगी, इनिशियली अंग्रेजी, वही एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच और किसी राज्य और संघ के बीच कम्युनिकेशन की भाषा होगी। ठीक है। हालांकि अगर दो या ज्यादा राज्य आपस में सहमत हो जाएं, तो वो आपसी कम्युनिकेशन के लिए हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश चाहें तो आपस में हिंदी में पत्र व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कहानी में 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट एक अहम मोड़ लाता है ना? हाँ, बिल्कुल। वो एक्ट यहाँ भी लागू होता है। वो कहता है कि जहां तक केंद्र और उन राज्यों के बीच कम्युनिकेशन का सवाल है जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा नहीं अपनाया है, यानी गैर हिंदी भाषी राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, बंगाल, हाँ, वहां कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल होगा। शैल बी यूज्ड, ये ऑप्शनल नहीं, कंपल्सरी है। हाँ। और अगर किसी हिंदी भाषी राज्य जैसे यूपी, बिहार, एमपी और किसी गैर हिंदी भाषी राज्य जैसे कर्नाटक, उड़ीसा, असम के बीच हिंदी में कम्युनिकेशन होता है तो क्या होगा? उस स्थिति में 1963 का एक्ट कहता है कि हिंदी में भेजे गए कम्युनिकेशन के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी भेजा जाना चाहिए, शैल बी अकम्पनीड बाय। ये भी कंपल्सरी है? हाँ। ये नियम तो कम्युनिकेशन गैप और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रोकने के लिए बहुत जरूरी लगते हैं। बिल्कुल। कल्पना कीजिए केंद्र सरकार कोई जरूरी सर्कुलर या फंड रिलीज का आदेश तमिलनाडु सरकार को सिर्फ हिंदी में भेज दे, या यूपी सरकार कोई महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्ताव केरल सरकार को सिर्फ हिंदी में लिख दे। हाँ। वहां के अधिकारी उसे कैसे समझेंगे? कितना कंफ्यूजन, डिले और फ्रस्ट्रेशन होगा। एग्जैक्टली। ये नियम इसी क्योस से बचने के लिए हैं। अंग्रेजी का एक रिलायबल लिंक लैंग्वेज बने रहना और जरूरत पड़ने पर अनुवाद मुहैया कराना ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे, चाहे देश में कितनी भी भाषाएं क्यों न बोली जाती हो। हाँ, ये एफिशिएंसी, क्लैरिटी और फेयरनेस तीनों के लिए जरूरी है। ये भारत जैसे डाइवर्स देश के प्रशासनिक तंत्र की लुब्रिकेशन का काम करते हैं। राज्यों के संदर्भ में एक और बहुत मानवीय और जरूरी प्रावधान है आर्टिकल 347,
ये क्या कहता है? ये प्रावधान राज्यों के अंदर रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करता है। अच्छा। ये कहता है कि अगर किसी राज्य की आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ये मांग करता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को भी उस राज्य में आधिकारिक मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति अगर संतुष्ट हों तो ये निर्देश दे सकते हैं। क्या निर्देश? कि उस भाषा को भी पूरे राज्य में या उसकी किसी हिस्से में उन सरकारी कामों के लिए जो राष्ट्रपति तय करें आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाए। इसका कोई उदाहरण है? जैसे बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला है? हाँ बिल्कुल, बिहार में उर्दू एक अच्छा उदाहरण है। कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर या कुछ खास जिलों में अल्पसंख्यक भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना इंक्लूसिव है। हाँ, ये सिर्फ बहुमत की भाषा का ही नहीं बल्कि राज्य के भीतर बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करता है। सही का, बशर्ते उन्हें बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी हो। ये जमीनी हकीकत और विविधता को रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका है। जैसे एक बड़े परिवार में सबकी पसंद का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही। बहुत खूब। ये तो हुई प्रशासन की बात। अब आते हैं एक और क्रिटिकल एरिया पर, न्यायपालिका और कानूनों की भाषा। लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड टेक्स्ट्स ऑफ लॉज। हाँ, आर्टिकल 348। यहाँ क्या व्यवस्था है? आर्टिकल 348 क्या कहता है? आर्टिकल 348 कहता है कि जब तक संसद कानून बनाकर कोई और व्यवस्था ना कर दे, तब तक दो चीजें सिर्फ अंग्रेजी में होंगी। सिर्फ अंग्रेजी में? कौन सी? सुप्रीम कोर्ट और हर हाई कोर्ट की सारी कार्यवाही, ऑल प्रोसीडिंग्स। इसमें याचिकाएं, बहस, आदेश, फैसले सब शामिल हैं। और बी, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों, एक्ट्स, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी सभी अध्यादेशों, ऑर्डिनेंसेस और संविधान या किसी कानून के तहत जारी सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट्स। यानी कानून का जो फाइनल ऑफिशियल वर्जन है वो अंग्रेजी में होगा। जी। यहाँ इतनी सख्ती क्यों? न्याय तो आम आदमी की भाषा में होना चाहिए, कानून भी आम आदमी की भाषा में होना चाहिए। ऐसी बातें हम अक्सर सुनते हैं, फिर यहाँ सिर्फ अंग्रेजी पर इतना जोर क्यों? इसके पीछे कई मजबूत कारण थे, खासकर उस वक्त जब संविधान बन रहा था। पहला, हिस्टोरिकल लेगेसी। हाँ, अंग्रेजों के जमाने से। बिल्कुल। हमारी पूरी आधुनिक कानूनी प्रणाली, कोर्ट का स्ट्रक्चर, लीगल टर्मिनोलॉजी, केस लॉज का विशाल भंडार, सब कुछ ब्रिटिश काल में अंग्रेजी में ही विकसित हुआ था। एक स्थापित सिस्टम मौजूद था। ठीक है। और दूसरा, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी। भारत एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। हाई कोर्ट के फैसले दूसरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट बनते हैं। हाँ, अगर अलग अलग भाषाओं में फैसले होंगे तो मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा। कानूनी निश्चितता, लीगल सर्टेनिटी खतरे में पड़ सकती है। तीसरा, एक्सपर्टीज। उस समय ज्यादातर जज, वकील, कानून के प्रोफेसर अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़े लिखे थे। हाँ, वो कानूनी बारीकियों को अंग्रेजी में ही बेहतर समझते थे। सही। चौथा, अखिल भारतीय चरित्र। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में देश के अलग अलग हिस्सों से जज और वकील आते हैं। उनके लिए कॉमन लैंग्वेज का होना जरूरी था। तो अंग्रेजी को जारी रखना एक व्यावहारिक जरूरत थी, भले ही आदर्श स्थिति ना हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई छूट नहीं दी गई? क्या हाई कोर्ट में बहस भी सिर्फ अंग्रेजी में ही करनी होगी? नहीं, यहाँ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। आर्टिकल 348(2) कहता है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से, हाँ, उस राज्य के हाई कोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या उस राज्य की किसी अन्य राजभाषा के इस्तेमाल की अनुमति दे सकता है। अच्छा, सिर्फ कार्यवाही के लिए, मतलब बहस, गवाहों के बयान वगैरह? हाँ, लेकिन ये अनुमति हाई कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों, डिक्रियों या ऑर्डर्स पर लागू नहीं होगी। ओहो। वो मूल रूप से अंग्रेजी में ही रहेंगे जब तक संसद कानून न बना दे। अच्छा, मतलब वकील चाहें तो हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में बहस कर सकते हैं अगर गवर्नर अनुमति दे, लेकिन जज साहब फैसला अंग्रेजी में ही लिखेंगे। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये फर्क शायद इसलिए किया गया कि कार्यवाही में स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करने से शायद वादी, प्रतिवादी और गवाहों को अपनी बात कहने और समझने में आसानी हो, जो एक्सेस टू जस्टिस के लिए अच्छा है। हाँ, ये तो सही है। लेकिन अंतिम निर्णय जो कानून बन जाता है और जिसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसकी भाषा में यूनिफॉर्मिटी बनाए रखना ज्यादा जरूरी समझा गया, ताकि उसके इंटरप्रिटेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो और वो पूरे देश में स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल। और कानूनों के बारे में क्या राज्य सरकारें अपने कानून अपनी क्षेत्रीय भाषा में नहीं बना सकती? बना सकती हैं। आर्टिकल 348(3) कहता है कि अगर किसी राज्य के विधानमंडल ने उस राज्य के बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस या नियमों आदि के लिए अंग्रेजी के अलावा कोई और भाषा तय की है,
तो उस भाषा में बने कानून के साथ साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद ट्रांसलेशन भी प्रकाशित करना होगा, जिसे राज्यपाल के अधिकार से प्रकाशित माना जाएगा। और अगर दोनों में फर्क हुआ तो? हाँ, अगर मूल भाषा के टेक्स्ट और अंग्रेजी अनुवाद में कोई विरोधाभास हो तो अंग्रेजी वाला टेक्स्ट ही मान्य अथॉरिटेटिव माना जाएगा। तो यहाँ भी अंग्रेजी को एक तरह से फाइनल अथॉरिटी दी गई है। लेकिन क्या कहानी यहीं रुक गई? क्या 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ने इस स्थिति में कोई बदलाव किया? हाँ, उस एक्ट ने यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। सेक्शन 5(1) कहता है कि संविधान लागू होने के बाद किसी भी केंद्रीय एक्ट या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का राष्ट्रपति के अधिकार से प्रकाशित हिंदी अनुवाद को उसका प्राधिकृत पाठ ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी माना जाएगा। अच्छा, यानी अब हिंदी अनुवाद भी उतना ही ऑफिशियल और लीगली वैलिड है जितना कि अंग्रेजी वर्जन। जी हाँ। और संसद में पेश होने वाले बिल्स के बारे में? सेक्शन 5(2) कहता है कि संसद में पेश होने वाले सभी बिल्स के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी मुहैया कराया जाना चाहिए। और राज्यों के कानूनों के हिंदी अनुवाद के बारे में? सेक्शन 6 कहता है कि जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने एक्ट या अध्यादेश के लिए हिंदी के अलावा कोई और भाषा तय की है, वहां उस एक्ट या अध्यादेश का हिंदी अनुवाद, अगर राज्य सरकार ने अंग्रेजी के अलावा हिंदी को भी राजभाषा अपनाया है, भी प्रकाशित किया जा सकता है और उसे भी हिंदी में अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा। और सबसे बड़ा बदलाव शायद हाई कोर्ट के फैसलों को लेके आया। पहले तो कहा गया था कि फैसले अंग्रेजी में ही होंगे। हाँ, सेक्शन 7 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। क्या कहता है वो? ये कहता है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के हाईकोर्ट द्वारा दिए जाने वाले या पारित किए जाने वाले किसी भी निर्णय, डिक्री या ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर के लिए हिंदी या राज्य के अन्य राजभाषा के वैकल्पिक उपयोग, ऑप्शनल यूज की अनुमति दे सकता है। वैकल्पिक उपयोग, लेकिन लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है कि ऐसे हर फैसले, डिक्री या आदेश के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न यानी अकम्पनीड होना चाहिए, जो राष्ट्रपति के अधिकार से जारी किया गया हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हाईकोर्ट चाहे तो गवर्नर राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में फैसला लिख सकते हैं, पर उसका ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन देना अनिवार्य है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि समय के साथ क्षेत्रीय भाषाओं को न्यायपालिका के अंतिम उत्पाद यानी फैसलों में भी धीरे धीरे जगह देने की कोशिश हुई, लेकिन अंग्रेजी के महत्व को एक सेफगार्ड के तौर पर बनाए रखा गया। हाँ, अंग्रेजी अनुवाद की शर्त ये सुनिश्चित करती है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। और अगर भाषा की इंटरप्रिटेशन को लेकर कोई विवाद या भ्रम हो तो अंग्रेजी पाठ को अंतिम और निर्णायक माना जा सके। ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ डबल लेयर में काम कर रहा है। लेकिन ये सब छूटें हाईकोर्ट के स्तर तक ही हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या वहाँ हिंदी या किसी और भाषा में काम हो सकता है? नहीं, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि संसद ने सुप्रीम कोर्ट में हिंदी या किसी अन्य भाषा के इस्तेमाल के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया है। अच्छा। इसलिए आर्टिकल 348 के मूल प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में सारी कार्यवाही, याचिकाएं, अपीलें, बहस, फैसले सब कुछ सिर्फ अंग्रेजी में ही होता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वो ये पैन इंडिया कैरेक्टर वाली बात? हाँ, शायद वही कारण जो हमने पहले डिस्कस किए थे। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है, उसका पैन इंडिया कैरेक्टर है। वहां पूरे देश से वकील आते हैं, अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि के जज होते हैं। ऐसे में फिलहाल एक कॉमन लैंग्वेज जो कि अंग्रेजी है का इस्तेमाल शायद कामकाज की एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जरूरी समझा गया है। ठीक है, भविष्य में स्थिति बदल सकती है, पर अभी यही व्यवस्था है। जी। अंत में एक और कानून का जिक्र जरूरी है, ऑथराइज्ड ट्रांसलेशंस सेंट्रल लॉज एक्ट 1973। ये क्या करता है? ये कानून एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति के अधिकार से प्रकाशित किसी भी केंद्रीय कानून, जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस का, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा, हिंदी के अलावा में किया गया अनुवाद उस भाषा में उस कानून का प्राधिकृत पाठ, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा। अरे वाह! मतलब अगर केंद्र का कोई कानून मराठी या तमिल या बंगाली या किसी और शेड्यूल 8 भाषा में ऑफिशियली ट्रांसलेट होकर पब्लिश होता है, तो वो वर्जन भी उतना ही ऑथेंटिक और लीगली वैलिड माना जाएगा जितना कि अंग्रेजी या हिंदी वर्जन। हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, इसका मकसद ये है कि केंद्रीय कानूनों की जानकारी और समझ आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा में प्रामाणिक रूप से पहुंच सके।
वरना पहले सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी में कानून उपलब्ध होते थे। जो देश की विशाल गैर हिंदी अंग्रेजी भाषी आबादी के लिए समझना मुश्किल था। भाषा में समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर राजभाषा का ये पूरा ताना बाना दिखाता है कि कैसे भारत ने एक बेहद जटिल और भावनात्मक मुद्दे पर संतुलन साधने की कोशिश की है। हाँ, ये संतुलन साधना ही की है। एक तरफ हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं पर राजभाषा बनाकर उसे बढ़ावा देने का संवैधानिक संकल्प है, दूसरी तरफ अंग्रेजी की प्रशासनिक और कानूनी जरूरत को स्वीकार किया गया है, और तीसरी तरफ राज्यों की और उनके भीतर की भाषाई विविधता का पूरा सम्मान किया गया है। बिल्कुल, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें व्यावहारिकता, राजनीतिक सहमति और समावेशिता का निरंतर ध्यान रखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम राजभाषा से संबंधित जो स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। जी। इस हिस्से में हम देखेंगे कि संविधान लिंग्विस्टिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कैसे करता है, हिंदी के डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करता है, और साथ ही राजभाषा पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है और क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, इन पर भी बात करेंगे। हाँ, ये सब काफी जुड़े हुए मुद्दे हैं। बिल्कुल, हमारे सोर्सेज में काफी विस्तार से जानकारी है जी। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाषाई अल्पसंख्यकों की, मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की सेफ्टी की। संविधान इसके लिए कुछ खास प्रावधान करता है। हाँ। पहला, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अपनी शिकायत, अपनी ग्रीवियंस किसी भी अधिकारी या अथॉरिटी को, चाहे वो यूनियन का हो या स्टेट का, संघ या राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में देने का अधिकार है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, शायद दूर किसी गांव का, जिसे अपनी स्थानीय बोली ही अच्छे से आती है, बिल्कुल, उसे अगर कलेक्टर ऑफिस में कोई अर्जी देनी है तो वो अपनी भाषा में दे सकता है। सही। उसकी अर्जी को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो सरकारी भाषा में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और सोचिए ये कितनी बड़ी बात है एक्सेस टू जस्टिस के लिए और इंक्लूसिविटी के लिए भी। सही कहा कि भाषा एक बाधा न बने। किसी की रिप्रेजेंटेशन को सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर आप मना नहीं कर सकते, वरना तो बेचारा आम आदमी वैसे ही सरकारी दफ्तरों से घबराता है, ऊपर से भाषा की दीवार खड़ी हो जाए तो। हाँ, मुश्किल हो जाती। संविधान ने इसे हटाने की कोशिश की है। अच्छा, दूसरा प्रावधान भी इसी दिशा में है। हर राज्य और जो लोकल अथॉरिटी है उनकी ये जिम्मेदारी है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को जो प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन है वो उनकी मदर टंग में मिले। हाँ, मातृभाषा में। इसके लिए एडिक्वेट फैसिलिटीज मुहैया कराएं और राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए जरूरी निर्देश भी जारी कर सकते हैं। ये तो हम सबने महसूस किया होगा, है ना? छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा में कितनी आसानी से सीखते हैं। बिल्कुल, स्कूल के पहले दिन ही कोई अनजान भाषा थोप दी जाए तो हाँ, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये उनकी नींव के लिए, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और ये प्रावधान भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से जोड़ा गया था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिश पर। हाँ, वही दौर था जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। तो ये चिंता भी थी कि राज्यों के अंदर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके भाषाई अधिकारों का क्या होगा। सही बात है। इसके पीछे पेडागोजिकल कारण भी हैं। बच्चे कॉन्सेप्ट्स को अपनी मातृभाषा में बेहतर समझते हैं। हाँ। हालांकि इसको लागू करने में स्टेट्स को प्रैक्टिकल चैलेंजेस तो आते हैं। मतलब अलग अलग भाषाओं के टीचर्स कहाँ से लाएं, मटेरियल कैसे तैयार करें। हाँ, वो तो है। लेकिन संवैधानिक दायित्व, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन तो बिल्कुल स्पष्ट है। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है, राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज नियुक्त करेंगे। जी। तो इनका काम क्या होगा? ये ऑफिसर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, उनसे जुड़े सभी मामलों की जांच करेंगे। हाँ, जांच करेंगे और सीधे राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देंगे। अच्छा। एक तरह से ये वॉचडॉग्स हैं, ये देखने के लिए कि जो वादे संविधान में हैं वो जमीन पर उतर रहे हैं या नहीं। एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। बिल्कुल। और राष्ट्रपति उन सभी रिपोर्ट्स को संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाएंगे और रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट्स को भी भेजेंगे। अच्छा, स्टेट्स को भी भेजा जाएगा? हाँ, ताकि वो भी देख सके कि उनके राज्य में क्या स्थिति है और क्या कदम उठाने हैं। ये एक पूरी मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी की व्यवस्था है। सही। और ये प्रावधान भी मातृभाषा में शिक्षा वाले प्रावधान की तरह 7वें संशोधन 1956 से ही जोड़ा गया था। अच्छा, ये दोनों 7वें संशोधन से ही आए। हाँ, ये दिखाता है कि संविधान निर्माता भाषाई विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर कितने कॉन्शियस थे। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं हिंदी भाषा के विकास पर, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। संविधान केंद्र सरकार पर एक ड्यूटी डालता है, हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को बढ़ावा देना। हाँ, ये यूनियन की ड्यूटी है।
और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि हिंदी भारत की जो कंपोजिट कल्चर है, मिली-जुली संस्कृति, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। लिंग्वा फ्रैंका। हाँ, एक तरह की लिंग्वा फ्रैंका जो पूरे देश को जोड़ सके, लेकिन डाइवर्सिटी को खत्म किए बिना। यहाँ एक बहुत नाजुक संतुलन है। बैलेंस साधना है। सही। एक तरफ हिंदी को प्रमोट करना है, दूसरी तरफ भारत की जो भाषाई विविधता है उसका सम्मान करना है, उसे दबाना नहीं है। संविधान खुद कहता है कि हिंदी को एनरिच करने के लिए, उसे समृद्ध बनाने के लिए हिंदुस्तानी और जो 8th शेड्यूल में दूसरी भाषाएं हैं, हाँ, 8वीं अनुसूची, उनमें इस्तेमाल होने वाले फॉर्म्स, स्टाइल और एक्सप्रेशंस को एसिमिलेट करना होगा, अपनाना होगा। जैसे हम रोजमर्रा में कितने शब्द दूसरी भाषाओं के इस्तेमाल करते हैं, है ना? बिल्कुल। दोस्त, हवा, जमीन, बाजार, कानून, ये सब हिंदी का हिस्सा बन चुके हैं। संविधान यही कह रहा है कि हिंदी को ऐसा ही ओपन रहना है। और आगे ये भी कहा है कि इसकी वोकैबुलरी मुख्य रूप से संस्कृत से और सेकेंडरीली अन्य भाषाओं से ली जाएगी। अच्छा, संस्कृत प्राइमरी सोर्स है। हाँ, पर दूसरी भाषाओं का कंट्रीब्यूशन भी महत्वपूर्ण है। मतलब हिंदी का विकास दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ मिलकर हो, ना कि उनको साइडलाइन करके। यही कॉम्पोजिट कल्चर का मतलब है। सही। आपने 8th शेड्यूल का जिक्र किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अभी 22 भाषाएं हैं और अब है असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। पूरी लिस्ट याद रखना भी एक काम है। हाँ, वाकई। और ये सूची बड़ी कैसे, ये भी जानना इंटरेस्टिंग है। जैसे सिंधी 1967 में 21वें संशोधन से जुड़ी, फिर 1992 में 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। हाँ, ये 3 एक साथ आई। और 2003 में 92वें संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 आई। हाँ, और 2011 में 96वें संशोधन ने उड़िया को ओडिया कर दिया, स्पेलिंग चेंज। जी। ये संशोधन भी याद रखने होते हैं परीक्षाओं के लिए। हाँ। लेकिन ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने के 2 मेन कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस बताए गए हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला, इन भाषाओं के सदस्यों को ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मतलब जब भाषा नीति बने तो इनकी आवाज सुनी जाए। बिल्कुल। और दूसरा, वही बात कि इन भाषाओं के फॉर्म्स, स्टाइल और एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल हिंदी को एनरिच करने के लिए किया जाना है। तो ये अनुसूची इन भाषाओं को एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी देती है। सही कहा, उनके महत्व को स्वीकार करती है। ठीक है, तो अब हिंदी के उपयोग में कितनी प्रोग्रेस हुई है, इसकी रिव्यू करने के लिए भी एक सिस्टम है। राजभाषा पर संसदीय समिति, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। जी हाँ, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के तहत बनी थी। कानून में कहा गया था कि इसे एक्ट लागू होने के 10 साल बाद बनाना है, यानी 26 जनवरी 1965 के 10 साल बाद। और असल में ये बनी 1976 में। हाँ, थोड़ा देर से। इसमें संसद के 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। हाँ, रिप्रेजेंटेशन दोनों सदनों से है। तो इस कमेटी का मुख्य काम क्या है? सिर्फ ये देखना कि हिंदी का इस्तेमाल कितना हो रहा है? हाँ, इनका मुख्य काम है संघ के ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हिंदी के उपयोग में हुए प्रोग्रेस की समीक्षा करना और राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस के साथ एक रिपोर्ट देना। अच्छा, रिकमेंडेशंस भी देना। जी, ये देखते हैं कि कहाँ प्रगति हुई, कहाँ कमी है और क्या सुधार किए जा सकते हैं। एक तरह से ये सरकारी कामकाज में हिंदी प्रमोशन का ऑडिट करती है। और फिर उस रिपोर्ट का क्या होता है? राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं और सभी राज्य सरकारों को भी भेजते हैं। राज्यों को भी? ये महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि भाषा का मुद्दा राज्यों के लिए संवेदनशील होता है। फिर राष्ट्रपति रिपोर्ट और राज्यों की राय पर विचार करके निर्देश जारी कर सकते हैं, पूरी रिपोर्ट पर या उसके किसी हिस्से पर। मतलब इसमें राज्यों की राय को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, थोपा नहीं जाता कुछ। बिल्कुल, एक कंसेंसस बनाने की कोशिश दिखती है। समिति के अध्यक्ष का चुनाव सदस्य खुद करते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन है कि यूनियन होम मिनिस्टर ही अध्यक्ष होते हैं। हाँ, ये एक परंपरा सी बन गई है, शायद इसलिए भी कि राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, वो होम मिनिस्ट्री के तहत ही आता है। अच्छा। और इस कमेटी का स्कोप काफी वाइड है। ये सिर्फ ये नहीं देखती कि चिट्ठियां हिंदी में गईं या नहीं। ये संविधान, राजभाषा अधिनियम, रूल्स, सरकार के सर्कुलर्स, इन सब के आधार पर केंद्र सरकार के ऑफिसेज, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स,
PSUs सब में हिंदी के इस्तेमाल की पूरी स्थिति देखती है। जैसे फाइलों पर नोटिंग हिंदी में हो रही है नहीं, हाँ, रूल्स हिंदी में हैं, वेबसाइट्स बाइलिंगुअल हैं, ये सब। हाँ, ये सब पहलू देखे जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये स्कूलों, कॉलेजों में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सरकारी नौकरियों में रिक्रूटमेंट के तरीके, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के माध्यम, इन सब पहलुओं को भी जांचती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब क्या छात्रों को हिंदी माध्यम का ऑप्शन मिल रहा है? क्या सरकारी नौकरी के एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं? प्रमोशन के एग्जाम में हिंदी है? बिल्कुल, ये दिखाता है कि लैंग्वेज पॉलिसी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का मामला नहीं है, ये एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से कितनी गहराई से जुड़ी है। सही बात है। भाषा एक्सेस का जरिया भी बन सकती है और बाधा भी। हाँ, इस समिति का अपना सेक्रेटेरिएट भी है और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज MHA के तहत आता है। इसके पास अपना काम करने का स्ट्रक्चर है। अब एक और इंटरेस्टिंग पहलू पर आते हैं। 2004 में सरकार ने भाषाओं की एक नई कैटेगरी बनाई, शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेजेस। जी हाँ, ये एक विशेष दर्जा है। अब तक 6 भाषाओं को यह स्टेटस मिला है। सबसे पहले 2004 में तमिल को। हाँ, तमिल सबसे पहली थी। फिर 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु और कन्नड़, दोनों एक साथ। फिर 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया। जी, ये क्रम है। तो ये सिर्फ एक सम्मान है या इसके कुछ कॉन्क्रीट बेनिफिट्स भी हैं? नहीं, सिर्फ सम्मान नहीं है, इसके साथ ठोस लाभ भी जुड़े हैं, बेनिफिट्स हैं। अच्छा, जैसे? पहला, इन क्लासिकल लैंग्वेजेस के जो एमिनेंट स्कॉलर्स हैं, उनके लिए 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स सालाना दिए जाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल अवार्ड्स। हाँ, दूसरा, इन भाषाओं में स्टडी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? हाँ, ये क्या करते हैं? ये इन भाषाओं पर रिसर्च, टीचिंग और प्रेजर्वेशन का काम करते हैं, डीप स्टडी के लिए। और तीसरा, UGC से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इन भाषाओं के स्कॉलर्स के लिए कुछ प्रोफेशनल चेयर्स बनाएं। मतलब डेडिकेटेड पोस्ट्स और रिसोर्सेज यूनिवर्सिटीज में? जी हाँ, ताकि यूनिवर्सिटी लेवल पर इनका गंभीर अध्ययन हो सके। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक टैग नहीं है, बल्कि इन भाषाओं के स्टडी और प्रिजर्वेशन को प्रमोट करने का एक सीरियस एफर्ट है। बिल्कुल। लेकिन किसी भाषा को ये स्टेटस मिलता कैसे है? क्राइटेरिया क्या है? ये तो काफी मुश्किल होगा। हाँ, क्राइटेरिया काफी स्ट्रिक्ट है। सरकार ने कुछ मानदंड तय किए हैं। जैसे? पहला, हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री, मतलब उसकी शुरुआती ग्रंथों का इतिहास बहुत पुराना हो, करीब 15 से 2000 साल। 1.5 से 2000 साल? काफी पुराना। हाँ। दूसरा, अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट्स, जिसे बोलने वालों की पीढ़ियां एक वैल्यूएबल हेरिटेज मानती हों, मतलब सिर्फ पुराना नहीं, लिटरेचर भी रिच हो। मूल्यवान विरासत। तीसरा, लिटरेरी ट्रेडिशन ओरिजिनल हो, किसी दूसरी भाषा से बोरोड ना हो, उसकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी हो। मौलिकता, ओरिजिनलिटी। और चौथा, क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर उसके मॉडर्न फॉर्म से डिस्टिंक्ट हो, अलग हो। यहाँ तक कि क्लासिकल फॉर्म और बाद के फॉर्म्स के बीच एक डिसकंटिन्यूटी भी हो सकती है। मतलब आज बोले जाने वाली भाषा से काफी अलग हो सकती है वो क्लासिकल भाषा। हाँ, हो सकती है। ये मानदंड भाषा की हिस्टोरिकल डेप्थ, लिटरेरी रिचनेस, ओरिजिनलिटी और यूनिकनेस पर जोर देते हैं। ये तो वाकई बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड्स हैं। जी, ये दर्जा उस भाषा की हजारों साल की कल्चरल हेरिटेज को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन देता है। हाँ, हालांकि इस पर बहसें भी हो सकती हैं कि क्राइटेरिया क्या हो, कौन सी भाषा क्वालिफाई करती है। हाँ, एकेडमिक डिबेट्स तो होती हैं, लेकिन उद्देश्य यही है कि भारत की जो इतनी समृद्ध भाषाई धरोहर है, उसे सहेजा जाए, प्रोत्साहित किया जाए। सही बात है। ये दिखाता है कि हम अपनी जड़ों को भी महत्व देते हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि हमारा संविधान और सरकार की नीतियां भारत की इस कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक रियलिटी को कितनी सावधानी से हैंडल करने की कोशिश करती हैं। हाँ, एक तरफ अल्पसंख्यकों के अधिकार, दूसरी तरफ एक संपर्क भाषा को बढ़ावा देना और साथ ही प्राचीन भाषाओं की विरासत को भी सम्मान देना, ये सचमुच एक बैलेंसिंग एक्ट है। बिल्कुल, बहुत नाजुक संतुलन। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको भारतीय राज व्यवस्था के अध्याय 72 राजभाषा पर हमारी आज की गहन चर्चा पसंद आई होगी। जी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द UPSC पॉडकास्ट चैनल के सदस्य बने। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।